revaluation of assets and reassessment of liabilities. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर एसेट्स को दोबारा से रीवैल्यू किया जाता है कि उनकी जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ऐसे ही लायबिलिटीज की वैल्यू को भी देखा जाता है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा? गेन होगा। और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लॉस होगा। गेन होगा तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और ये किस लिए किया जाता है रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट? जिससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया है उससे पहले पता चल सके कि एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो फर्म है वो नए तरीके से, नए रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चलती है, इसलिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है, जिससे गेन और लॉस का पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट और डेबिट किया जा सके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं कि कैसे, जब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स का और रीअसेसमेंट होता है लायबिलिटीज का, वो रिकॉर्ड किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जब हमने रिजर्व पढ़ा था, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा था, जब रिजर्व कम होता था और क्लेम ज्यादा होता था तो वो जो अमाउंट कम होती थी क्लेम के लिए, तो इस अमाउंट को हम क्या करते थे? डेबिट करते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां पर भी इसी तरीके से एंट्री होगी। जैसे फर्स्ट है, अगर इंक्रीज हो जाती है एसेट की वैल्यू तो अच्छी बात है, फायदा होगा। जब एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे इसमें एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब सेकंड है, जब डिक्रीज हो जाती है एसेट की वैल्यू तब क्या होगा? जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये जो हम जनरल एंट्रीज पढ़ रहे हैं ना, वो रिवाइज्ड जो चेंज्ड वैल्यूज है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उनको रिकॉर्ड करने के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में ऐसा भी आता है कि जब चेंज्ड वैल्यूज एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मतलब सिर्फ नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और जो गेन या लॉस होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट के डेबिट कर देते हैं। अब थर्ड, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ है, जब लायबिलिटी की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अब फिफ्थ देखो, थोड़ा अलग है। रिकॉर्ड करने के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, ऐसे एसेट को। अब एसेट इसमें क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो एसेट का नाम होगा वो आएगा यहाँ पर। सिक्स्थ है, रिकॉर्ड करने के लिए एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब यहाँ पर क्या होगा? लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। अब ये सब हमने पढ़ लिया। अब ये जो जनरल एंट्रीज हमने करी, इसमें इंक्रीज हुई है एसेट की वैल्यू, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है लायबिलिटी की वैल्यू और डिक्रीज होती है लायबिलिटी की वैल्यू। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट पता चलते हैं, लायबिलिटीज पता चलती हैं। तो जब हम इन सबको रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तब अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चली है, तब क्या होता है? लॉस होता है। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से, तब नेट गेन होता है। तो ऐसे में जैसे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, नेट गेन हुआ है। जब गेन होता है पार्टनर्स को तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट क्रेडिट।
जो एक पार्टनर है, ए है, बी है या सी है, उसके अकाउंट में इंडिविजुअली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है ये। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तब क्या होगा? नेट लॉस होगा। लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इन जनरल एंट्री से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय एसेट्स अकाउंट के नाम से एंट्री होगी, जो किसको शो करेगा? इंक्रीज हुई है वैल्यू एसेट की। सेकंड में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर एंट्री होगी टू एसेट्स अकाउंट के नाम से। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, जो आगे हम एग्जाम्पल में भी सीखेंगे। अब देखो, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं ना फर्म का, तो कुछ खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो अभी एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, उसमें चेंज आना। जैसे अभी जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से। और खर्चे कैसे हो सकते हैं? एक्सपेंसेस रीवैल्यू करने में एसेट्स और लाइबिलिटीज को, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और क्लेम्स को सेटल करने में, इस तरीके के खर्चे हो सकते हैं। उसके लिए क्या होता है? रेमनरेशन, मतलब सैलरी पे की जाती है पार्टनर को जो इस सर्विस को देता है, या एक आउटसाइड पार्टी को जो इस सर्विस को परफॉर्म करता है, सर्विस देता है इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। तो इसलिए जब रेमनरेशन पे की जाती है पार्टनर को, तो खर्चा हो गया। तो इसमें क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री होगी। अब एक ऐसा भी केस आता है जिसमें जो खर्चे जो थे वो तो बॉन्ड करने थे पार्टनर को, पर पे किसने कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। एक्सपेंस है किससे रिलेटेड? पार्टनर से। तो इसमें पार्टनर क्या करता है? फर्म को पे करता है। इसलिए कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। पढ़ा था जैसे जब पार्टनर कुछ पे करता है तो उसका अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट होता है, और टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे रूल्स पढ़े थे, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब सेकंड जनरल एंट्री है जब एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है और पे भी कौन करता है? फर्म ही करता है। एक्सपेंसेस यहाँ पर किससे रिलेटेड है? फर्म से। अब फर्म से रिलेटेड है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। खर्चा हुआ इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो जा रहा है कैश या बैंक अकाउंट, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें बैलेंस शीट दे रखी है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है वो आ रहा है 1 अप्रैल 2024 से, और हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। अब जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं। सबसे पहले रिजर्व को देखा जाता है। इस क्वेश्चन को नोटबुक में अलग से नोट कर लेना। अब पहले रिजर्व देखते हैं। हमने 3 तरह के रिजर्व पढ़े थे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब पहले बैलेंस शीट में देखो, लाइबिलिटी साइड पे दे रखे होंगे रिजर्व, 2 दे रखे हैं, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, ₹10,000 टू मानवीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ₹6,000 से, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 4,000 से। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में करें हम? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखते हैं। पहले इससे रिलेटेड क्लेम देखते हैं। देखो एफ पॉइंट में दे रखा है, जो क्लेम है वो ₹10,000 का है, और हमारे पास रिजर्व कितना है? ₹30,000। तो 10,000 क्लेम में चला जाएगा और बाकी जो 20,000 बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम है।
एस्टिमेटेड है इसलिए प्रोविजन अकाउंट बनता है, तो ₹10,000 से होगा। टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ₹10,000 से। टू मानवीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹6,000 से। टू पायल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹4,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर क्लेम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसके बाद एंट्री होगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से रिलेटेड। अब जैसे ये पॉइंट में दे रखा है लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हुए, मतलब इंक्रीज हुई है इनकी वैल्यू 10% से। बैलेंस शीट में एसेट साइड चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है ₹2,60,000, 10% से इंक्रीज हुई है, इसका मतलब 10% निकालेंगे तो आएगा 26,000। हम एसेट्स की एंट्री साथ में भी कर सकते हैं, जैसे और एसेट्स चेक करो किसकी इंक्रीज हुई है। सी पॉइंट में चेक करो स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, पहले 90,000 थी अब 1 लाख हो गई है, मतलब कितनी इंक्रीज हुई है 10,000। तो साथ में एंट्री कर सकते हैं। जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जितनी अमाउंट से हुई है ₹26,000। ऐसे स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹10,000 से। और किस में रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹36,000 से। और नरेशन होगी बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक रिकॉर्डेड। अब इसके बाद देखेंगे जिन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब देखो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ है कितने से 15% से। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है ₹3,50,000। एसेट साइड पर बैलेंस शीट में इसका 15% निकालेंगे, वो आएगा 52,500, मतलब इतना डेप्रिसिएशन है। और देखते हैं कौन से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब डी पॉइंट पर देखो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 5% सन्ड्री डेटर्स पर। इसका मतलब होता है कि एस्टिमेटेड अमाउंट डाउटफुल डेट्स की, मतलब ऐसा उधार जो दे रखा है जिस पर डाउट है कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा डेटर से। और सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू दे रखी है ₹1 लाख। 5% जब क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू होगी ₹5,000। ये भी क्या शो कर रहा है कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो वो अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है, इसलिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹57,500। टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा ₹52,500 से। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा ₹5,000 से। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड। अब लाइबिलिटीज चेक करेंगे कौन सी डिक्रीज हुई है और कौन सी इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पर एक ही दे रखी है ई पॉइंट पर, अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, मतलब क्रेडिटर को पे नहीं करना है तो लाइबिलिटी को रिटर्न बैक करेंगे, मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो अकाउंट डेबिट किया जाता है, इसलिए सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट ₹5,000 से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ₹5,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द अमाउंट नॉट पेबल रिटर्न बैक। अब इसके बाद देखो एफ पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन वाला, ये तो हम कर चुके हैं। अब लास्ट जी बचा है, इसमें एक एक्सपेंस किया गया था ₹2,000 का, जो फर्म ने पे किया था चार्टर्ड इंजीनियर को लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू सर्टिफाइड कराने के लिए। तो ये एक एक्सपेंस हो गया। इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी कैसे करनी होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एक्सपेंस फर्म से ही रिलेटेड है, फर्म ने ही पे किए हैं। खर्चा होते तब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जब कैश या बैंक अकाउंट पे करते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द एक्सपेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिससे लॉस या गेन के बारे में पता चल जाएगा। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं, जैसे
थर्ड जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी ₹26,000। और नेक्स्ट होगी बाय स्टॉक अकाउंट के नाम से ₹10,000। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आएगा टू मशीनरी अकाउंट, उसके अपोजिट एंट्री आती है ना, टू मशीनरी अकाउंट ₹52,500 से, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹5,000 से। ऐसे ही बाकी जनरल एंट्रीज को भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, ये जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तब पता चल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब लॉस हुआ है जो ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड जो कम है। तो एंट्री होगी बाय लॉस ट्रांसफर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट ₹9,250, मानवीज कैपिटल अकाउंट 5,550 और पायल्स कैपिटल अकाउंट ₹3,700। टोटल जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, ₹18,500 का। ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में, ये हम बोल सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर किया है, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग किया है। अब इसके बाद टोटल कर देंगे दोनों साइड, जो आ रहा है 59,500। अब जो हमारी लॉस या गेन की जनरल एंट्री बची थी उसको भी कर लेते हैं। जब लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹9,250, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹5,550, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹3,700, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹18,500। और नरेशन हो जाएगी बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एग्जाम्पल था जब रिवाइज्ड और चेंज वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें होता है सेकंड, जब रिवाइज्ड या चेंज्ड वैल्यूज को एसेट्स और लायबिलिटीज के रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसको एक एग्जाम्पल से करेंगे जिसमें क्या है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। इन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर लॉस और प्रॉफिट को शेयर करेंगे 2:3:5 में 1 अप्रैल 2024 से। और साथ ही साथ ये डिसाइड किया है कि ये बिना बुक वैल्यू को एसेट्स और लायबिलिटीज के अफेक्ट करे। नेट इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है नेट इफेक्ट को रीवैल्यूएशन का, मतलब पहले उन चीजों को ऐड किया जाएगा जिससे गेन होता है, जैसे एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आना और लायबिलिटीज की वैल्यू घटना। तो जैसे दे रखा लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी बुक वैल्यू है ₹5 लाख और रिवाइज्ड वैल्यू है 5,50,000, मतलब 50,000 से इंक्रीज हुई है, तो इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पर दूसरा दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बुक वैल्यू है 60,000 और रिवाइज्ड वैल्यू है 55,000, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो इसको भी ऐड करते हैं। अब प्लांट एंड मशीनरी देखो, बुक वैल्यू है 2,50,000 और रिवाइज्ड वैल्यू हुई है 2,40,000, कम हो गई है ना, एसेट की वैल्यू घट गई है, तो इसको डिक्रीज करते हैं, तो 10,000 माइनस होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो, बुक वैल्यू है 60,000 और रिवाइज्ड वैल्यू हो गई है 75,000, 50,000 से इंक्रीज हुई है लायबिलिटी, इसलिए इसको माइनस करेंगे। और यहाँ पर गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन पर ₹30,000 का, क्योंकि जो प्लस वाली आइटम्स थी वो ज्यादा थी। इसमें सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेट करना सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर को। तो कैसे करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ए सैक्रिफाइस करेगा और सी गेन करेगा। सी का देखो माइनस में आया है, अगर माइनस में आया तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग शेयर का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस और माइनस में आता है तो गेन करेगा। तो ए ने सैक्रिफाइस किया, सी ने गेन किया और बी ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। अब स्टेप थर्ड में हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है।
गेन की, जो गेन किया रिवैल्यूएशन पर सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर के अकॉर्डिंग। यहां पर ओल्ड रेशो में नहीं देते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन की जो वैल्यू है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, रिवाइज्ड वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ नेट इफेक्ट दिखाते हैं। इसलिए यहां पर जो गेन होता है रिवैल्यूएशन पर, उसकी एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट सैक्रिफाइस शेयर या गेनिंग शेयर के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब जिसने गेन किया वो सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर है उसको देगा, इसलिए यहां पर सी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट ₹9,000 से, और ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें रिवाइज्ड या चेंज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना होता, बैलेंस शीट में उनमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है।